बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट किया था। हमने कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा था और उसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज ऑफ मेजॉरिटी को पढ़ा था। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? ये मुकद्दस, आपने हैंड रेज किया था, आपका कोई क्वेश्चन? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमने पढ़ना है साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने पढ़ा था कि 3 ऐसे लोग हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट वाज हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, वो हमने पढ़ लिया था। सेकंड है कि जिनको साउंड माइंड होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे कि जो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, उनके साथ नहीं हो सकता। ये उन्होंने थोड़ी सा कितने हैं इनकन्सिस्टेंसी की है। यहाँ पे साउंड माइंड लिखा है इनके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, फिर डिस्क्वालीफाइड पर्सन लिखा है इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता। तो हमने तो खैर इसको पढ़ना है कि अनसाउंड माइंड वाले कौन से होते हैं लोग और उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। यहाँ पे टू माई सरप्राइज उन्होंने इस टॉपिक को थोड़ा छोटा कर दिया। पहले ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था, लेकिन हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हमें पता है कि हम कितने हैं हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि एक अच्छे जहनी तवाज़ुन का मालिक हो। जी, जो कि एक अच्छे जहनी तवाज़ुन का मालिक हो, हम ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा मसला हुआ था। स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही, 1 मिनट ज़रा। अब सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है? ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि वो लोग कौन से होते हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हमें तो पता है कि साउंड माइंड वाले लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो लोग अनसाउंड माइंड वाले हैं उन वो किस किस्म के लोग होते हैं, कितनी तरह के लोग होते हैं। लॉ ने कहा है कि 3 तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड के हामिल होते हैं, वो अनसाउंड माइंड पोजेस करते हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखा गया है, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जिस वक़्त वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है उस वक़्त ही इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से आपका इंसान उस वक़्त साउंड माइंड का कहलाएगा जिस वक़्त वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस काबिल है कि वो समझ सके कि वो एक अच्छा डिसीजन कर रहा है, एक रैशनल, एक अक्लमंदाना डिसीजन कर रहा है, और वो इस चीज़ को समझ सकता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर हो रहा है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, अगर वो ये चीज़ नहीं समझ सकता तो इसका मतलब है कि वो इस वक्त अनसाउंड माइंड का कहते हैं रखता है। इस वक्त वो पूरी तरीके से साउंड माइंड नहीं है, या कहा जा सकता है कि उसका जहनी तवाज़ुन उस वक्त ठीक नहीं है अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। एग्जाम्पल में उन्होंने 3 तरह के वही लोग बता दिए हैं जिनकी पहले एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी हुआ करती थी, अब इन्होंने इसको छोटा कर दिया है। पहले तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर हुआ करता था कि इतने कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन से लोग होते हैं। अब इन्होंने 3 चीज़ें मिला दी हैं इसके अंदर, बेसिक डेफिनेशन, एसेंशियल्स एक साथ कितने, और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन। ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने इस चीज़ को मिला दिया। पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक पर्सनस या इडियट्स, ये वो होते हैं जो कि 24 घंटे जिनका जहनी तवाज़ुन ख़राब ही रहता है, जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता। अगर 24 घंटे में किसी भी वक्त इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता तो इन लोगों से किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि इनसेन मीन्स पागल। इनसेन, यस, इनसेन मीन्स पागल। एक्चुअली सेन कहते हैं होशो हवास रखने वालों को, इनसेन कहते हैं जो अपना होशो हवास नहीं रखता।
तो अच्छा, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो बंदा, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सके। तो जो बंदा 24 घंटे ही जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता, वो किसी भी वक्त अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको नहीं समझ सकता। इसलिए उसको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ ने इजाज़त नहीं दी इस चीज़ की कि आप किसी भी तरीके से इस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी वक्त। फिर उसके बाद आते हैं लूनेटिक्स। ये लूनेटिक्स वो लोग होते हैं जिनकी जहनी तवाज़ुन ख़राब होता है, लेकिन कुछ मौके ऐसे आते हैं, उनके दिन के कुछ घंटे ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर इनका जहनी तवाज़ुन ठीक हो। ठीक है, अब ये ज़्यादातर कहते हैं इनका जहनी तवाज़ुन ख़राब रहता है, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनमें इनका जहनी तवाज़ुन ठीक हो। तो जिन मौके में जब इनका जहनी तवाज़ुन ठीक होगा उस वक्त इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब इनका जहनी तवाज़ुन ख़राब रहता है तब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद ड्रंकन पर्सन, ये वो लोग होते हैं जो कि ज़्यादातर अपने जहनी तवाज़ुन जिनका ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी ये ओवरडोजेज ले लेते हैं, लस्सी ज़्यादा पी लेते हैं, तो इनका जहनी तवाज़ुन थोड़े अरसे के लिए ख़राब रहता है, मतलब कुछ घंटे एक दिन में। ठीक है, वो भी कभी कभी जब ये ओवर यूजेज कर लें किसी चीज़ की, कुछ ज़्यादा पी लें या कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, तो वो ये कितने हैं। बेसिक इसकी चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर इनका जहनी तवाज़ुन ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी इनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। तो जब ज़्यादातर इनका जहनी तवाज़ुन ठीक रहता है, तो जिस वक़्त इनका जहनी तवाज़ुन ठीक है उस वक़्त आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरे वक्तों में आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब इनका जहनी तवाज़ुन अपनी जगह पर नहीं है। उसके बाद पढ़ लेते हैं अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ये लूनेटिक्स की बात हो रही है कि यूजुअली अनसाउंड माइंड के होते हैं बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, जिनके कुछ कहते हैं मौके ऐसे आते हैं कि ये साउंड माइंड के हों, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। यही चीज़ हमने पढ़ी है अभी कि जिस वक्त कुछ कहते हैं जो घंटे जिसके अंदर ये अपने होशो हवास के अंदर होते हैं, अपने जहनी तवाज़ुन का ठीक होता है, उस वक़्त के अंदर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये यूजुअली इनका अनसाउंड माइंड होता है तो उस टाइम के अंदर इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता। ऑन दी अदर हैंड अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ये ड्रंकन पर्सन की बात की जा रही है, बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूजेज ऑफ एनीथिंग मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। तो दूसरे अल्फाज में जिस वक्त ये साउंड माइंड के हैं तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दोनों का क्रक्स सेम है कि उस बंदे के इन दोनों बंदों के साथ उस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट करना है जब ये साउंड माइंड के हों, और उस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जब ये अनसाउंड माइंड के हों। ये क्लियर होता है? जो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ याद होगी कि इसके साथ आपको ये भी सिखाया जाता था कि इनको हमने मतलब ये इनका अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और फिर कुछ गलत होता है तो फिर क्या करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ इस दफ़ा निकाल दी गई है शायद। हम आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ते हैं। सलीम एग्रीड टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ 25 मिलियन फॉर 12 मिलियन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो 25 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, इसका हाफ भी कर लें तो 12.5 मिलियन बनता है। इसने हाफ से भी कम प्राइस, हाफ मिलियन कम प्राइस पे अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। हिज मदर प्रूव्ड दैट ही वॉज एन इडियट बाय बर्थ। इनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया जा सकता जो कि इडियट्स हों, तो इनके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है तो वो वॉइड कहलाएगा, क्योंकि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बिकॉज इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। ये क्लियर है पॉइंट? चले, अ पेशेंट इन अ लूनेटिक असाइलम। लूनेटिक हमने पढ़ा था अभी, जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड वाले होते हैं लेकिन कभी कभी साउंड माइंड वाले हो सकते हैं। इन अ लूनेटिक असाइलम हु इज़ एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, जिस वक्त उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है उस मौके पे मे मेक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दोज इंटरवल्स। ठीक है, ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स आप जिस वक्त उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये अच्छी चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है ये एग्जाम्पल?
फिर उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ सेन मैन हु इज सो डिलीरियस फ्रॉम फीवर, एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल ठीक है, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका कितने होशो हवास इस वक्त गुम है क्योंकि उसको बुखार है, ठीक है। और हु इज़ सो ड्रंक, या जो इतना ज़्यादा लस्सी पी चुका है दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकता कि किस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो रहा है, किस कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल हो रहा है। एंड कितने फॉर्म अ रैशनल डिसीजन, जो कि एक रैशनल डिसीजन, जो कि एक अक्लमंदाना जजमेंट नहीं ले सकता एज टू इट्स इफ़ेक्ट, कि उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अगर मैं कोई जजमेंट दूँ, मैं कोई डिसीजन लूँ तो उसके असरात क्या होंगे ऑन हिज इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसके अपने ऊपर क्या गलत असरात कैसे कॉन्ट्रैक्ट के आ सकते हैं जिसके अंदर वो ऐड हो रहा है। तो वो उस वक्त ऐड नहीं हो सकता, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक उसकी ये जो बुखार है ये ना उतर जाए, या जो वो लस्सी पी के बैठा था वो उतर ना जाए। मतलब यहाँ पे भी सीधी सीधी बात वही है कि वो इंसान जो कि थोड़े अरसे के लिए अपने होशो हवास को खो बैठा था, उसको जिस वक़्त उसने होशो हवास खोए हुए थे उस वक़्त वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, उसके होश वापस आने का इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद जब उसके होश वापस आ जाएंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। ये बात क्लियर है? दो ही बच्चे क्लास ले रहे हैं। चले, हमारे पास ये दो किस्में हो गई उन लोगों की जिनके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब तीसरी किस्म जिसके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। ये कानून ने इन लोगों के साथ कांटेक्ट करने से मना किया हुआ है, ठीक है। देयर आर सम डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन, कुछ लोगों पे डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ लोगों पे कानून ने इस चीज़ की पाबंदी लगाई है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता अंडर सर्टन लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। किसी कानून के मुताबिक किसी कानून ने इन पे पाबंदी लगाई है कि इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये वाली पाबंदी जो है, मैं आपको इसका एक छोटा सा देसी टोटका बता दूं। ये पाबंदी जो है ये इसलिए लगाई गई है ताकि इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे, और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, इनके साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने पे पाबंदी लगाई गई है क्योंकि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पे आपको नुकसान हो सकता है। पहले सबसे, अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज़ एट वॉर विद दैट कंट्री, इसको एलियन एनिमी कहते हैं। पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ जंग कर रहा है तो उस मुल्क के बाशिंदों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब इसको सोचें ज़रा खुद। इनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आपकी हिमायत करेंगे या अपने मुल्क की हिमायत करेंगे? इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना जुर्म नहीं है, ठीक है ना, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना मना है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ ने मना किया है कि इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। इनसे कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे तो लॉ मानेंगे ही नहीं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कितने इशू आ रहा है बिकॉज मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा इंटरनेट सही नहीं आ रहा, तो आपसे पूछूंगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सही। अच्छा, इन लोगों के साथ अब एग्रीमेंट करते हैं, एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके साथ आपके मुल्क की जंग है, तो क्या वो आपका सोचेगा या अपने मुल्क का सोचेगा? वो अपने मुल्क का सोचेगा ऑफ कोर्स। तो जब वो अपने मुल्क का सोचेगा तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए कानून ने इस चीज़ को मना किया है। फिर उसके बाद दूसरे आ जाते हैं, फॉरेन सॉवरन्स एंड एम्बेसडर्स हैव इम्यूनिटी, इनके पास इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ये फॉरेन कितने हैं जो बगैर कितने बैनुल अक़वामी जो कि सफ़ीर वगैरह आते हैं उनको इम्यूनिटी होती है। उन कहा जाता है, उर्दू का लफ्ज़ होता है मेरे ख्याल से शायद इस्तिस्ना हासिल होता है उन्हें, कि वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हों, किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके बाद वो अपना पार्ट ना निभाएं तो इनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। वैसे ही कितने अपना पार्ट ना निभाने की बात नहीं, अगर ये दिन दहाड़े किसी को गोली भी मार दें तब भी इनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना।
वैसे सिविल की बात की जा रही है, इतनी बड़ी एग्जांपल होती ही नहीं कि मेरे ख्याल से शायद गोली मार दें तो उसमें ना, लेकिन ये है कि इनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। तो अगर ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे नहीं उतरते तो आप इन पे केस नहीं कर सकते, ये आप पे केस कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो अब देखें ज़रा, जिस बंदे पे आप केस ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, अगर उसने आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप उसके ऊपर केस ही नहीं कर सकते, अगर उसने अपना, एक मिनट ज़रा अजान हो रही है तो एक मिनट जी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इनको इस्तिस्ना हासिल होती है। अब उनके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर ये कुछ आप कितने नहीं निभाते अपना जो कितने पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप इन पे केस नहीं कर सकते। तो क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे कि जो अगर गलती करता है तो आप उस पर केस भी नहीं कर सकते? सॉवरेन सफ़ीर वगैरह होते हैं, ये जो वफद के साथ आते हैं, बैनुल अक़वामी वफद के साथ जो लोग आते हैं उनको सॉवरेंस कहा जाता है। जी जी, डेलीगेशन एग्जैक्टली। अच्छा बच्चों, जो पूछ रहा हूँ वो तो बता दो, आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे जबकि आपको पता भी है कि अगर ये कोई गलत काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपका कितने बात नहीं मानते या कॉन्ट्रैक्ट में उस तरीके से अपना पार्ट नहीं निभाते जिस तरीके से इन्हें मानना चाहिए, तो क्या इन पे केस नहीं कर सकेंगे आप? तो क्या आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ऑफ कोर्स। तो इसीलिए कानून ने इस चीज़ को मना कर दिया कि आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें अनलेस दे चूज़ टू सबमिट देमसेल्व्स, ठीक है ना। अगर वो कोई काम गलत करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ हमने काम गलत किया, और वो अदालत में जाके कह देते हैं कि हमने काम गलत किया है, मतलब कौन इतना ईमानदार है कि वो जाके अदालत में कहे कि हाँ मैंने काम गलत किया है, ठीक है ना। तो इतना ईमानदार कोई नहीं होता। दे हैव द राइट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट दे कैन क्लेम प्रिवलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। अब यहाँ पे चीज़ आपको पता लग गई है, आप इनके साथ एक्चुअली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेकिन कानून ने इस चीज़ को मना किया है, क्योंकि अगर आपने कॉन्टैक्ट कर लिया तो आपका बचेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। ये लोग तो फिर आपको धोखा दे जाएंगे। उसके बाद अगले पे आते हैं अ कॉन्विक्ट। सीधी सीधी बात है भाई, आपने मुजरिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। कौन चाहेगा कि भाई वो मुजरिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, जो कि कितने इम्प्रिजनमेंट में, जो जेल के अंदर बैठा हुआ है एक ऐसा मुजरिम, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अपनी जेल की सज़ा काट के बाहर आ गया है, और या अगर वो जल्दी रिहा हो गया है और वो पुलिस की सख्त निगरानी के अंदर है, और वो कहते हैं उसको एक ख़ास जगह से ज़्यादा दूर जाने की इजाज़त भी नहीं है, तो मतलब वो इतनी सख्त निगरानी में है, तो फिर कहते हैं कि हाँ फिर कर लें। सबसे पहले इतना याद करना है आपने कि एक मुजरिम जो कि जेल में है, आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो मुजरिम जेल से रिहा हो गया है और कितने हैं वो जेल से बाहर आ गया अपनी सज़ा काटने के बाद, आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, पैरोल का किस किस को नहीं पता कि क्या होती है? अच्छा, किसी को भी नहीं पता। पैरोल बेसिकली होता ये है कि आपको जेल से थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया जाता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि आप अगर जेल से बाहर जाते हैं तो आपका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। लेकिन उस वक़्त आपके ऊपर सख्त निगरानी होती है पुलिस की, ठीक है। आपके ऊपर वो कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं कि आपने इस एरिया से बाहर नहीं जाना। इस किस्म की कुछ पाबंदियाँ होती हैं कि आपको पुलिस जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही होती है, आपके बिहेवियर को देख रही होती है कि जेल के अंदर सज़ा काटने के बाद आपका इतने बाहर निकालने वाला हाल है, आपको आउट एंड कहते हैं द वर्ल्ड निकालने वाला हाल है, या आपने बाहर जाके फिर वही हरकतें करनी है कि वापस जेल आएँ। तो उस कितने हैं जो होता है ना टाइम पीरियड जिसके अंदर पुलिस आपके ऊपर सख्त तवज्जो दिए होते हैं, उन्होंने निगरानी कर रहे होते हैं आपकी, उसको बेसिकली पैरोल कहा जाता है। ये क्लियर है? अब वो टाइम है, पुलिस की निगरानी है, आप एक ख़ास जगह से बाहर भी नहीं जा सकते, जेल वाली हाल है, लेकिन इस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो पुलिस यही देख रही है कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं है। ज़माने पे बाहर निकल सकते, ये ज़माने पे भी बाहर निकल सकते हैं,
बेसिकली ज़मानत पे बाहर निकालें तो ज़रूरी नहीं है कि पैरोल हो, ठीक है ना। ये कहते हैं प्योरली होता है, अदालत का डिसीजन होता है कि इसको पैरोल पे बाहर निकालना है या पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है। कभी कभी ज़मानत पे बाहर निकालने के बाद पैरोल का हिसाब किताब नहीं होता, बिकॉज जब ज़मानत ही लगा ली तो फिर तो आपके बड़े भी झुक जाती हैं, अदालत भी झुक जाती है। तो खैर इस चीज़ को खैर थोड़ा साइड पे रखते हैं। इतना सा आपको आप समझ लें कि पैरोल जो होती है ये एक निगरानी वाली रिहाई होती है। मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। एक बंदा है, उसकी 25 साल की सज़ा है, ठीक है। 15 साल के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया है, या 25 साल के बाद ही उसके बाहर निकाल दिया गया है सज़ा के बाद। लेकिन वह बंदा इस किस्म का है कि वो उसके कहते हैं पुलिस को इस चीज़ का ख़तरा है कि वो अगर बाहर निकला तो वो कोई गलत किस्म के काम दोबारा करना शुरू कर देगा। तो पुलिस क्या करती है, उसको ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है, ठीक है। और वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के बाद उसकी कहते हैं मूवमेंट को मॉनिटर करती है कि ये कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, और एक एरिया डिसाइड कर देती है कि इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता ये बंदा, ठीक है। उस रिहाई को पैरोल कहा जाता है। एक तो होता है ना रिहाई कि आप जेल से छूटें और आप जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, वो नहीं। एक निगरानी के अंदर जब आप होते हैं जेल से छूटने के बाद भी उसको पैरोल कहा जाता है। आपने बस इतना याद रखना है कि व्हेन ही इज़ ऑन पैरोल तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? गुड। उसके बाद फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं, अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब आपको पता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं ऐड होना चाहेंगे? क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे जब आपको पता है कि वो पैसे ही नहीं दे सकता, उसके पास पैसे ही नहीं है? ठीक है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है। एक बंदा जिसका दिवालिया निकल गया हुआ है, जिसको अदालत ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हुआ है और बता दिए कि हाँ अब इसके पास पैसे नहीं हैं, ये अपनी जो डेट थी उसको पे नहीं कर सकता, तो अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज हिज प्रॉपर्टी इज डेल्ट विद बाय एन ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताएं कौन कौन है जिसको पूरी तरीके से इंसॉल्वेंसी का नहीं पता कि इंसॉल्वेंसी का क्या प्रोसेस होता है और क्या हिसाब किताब होता है इंसॉल्वेंट बंदे का। दिवालिया, मैं आपको एक छोटी सी कितने एग्जांपल के साथ बताता हूँ। होता है बेसिकली ये है कि एक बंदे के जो डेट्स हैं, जिसके कर्जे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी जो असासे हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे उसके 1.5 लाख का कर्जा है और उसका 1 लाख असासे हैं उसके, तो वो अदालत के पास जाएगा और जाके कहेगा कि जनाब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पीछे लोग रोज़ आते हैं, मुझे लोग रोज़ कितने कत्ल की धमकियाँ भी दे रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। अदालत अनाउंस कर देगी कि इस इंसान का दिवालिया निकल गया है और वो 1 लाख के असासे एक ऐसे इंसान को दे देगी जिसको अदालत खुद अपॉइंट करेगी, ठीक है। उस बंदे को ऑफिशियल असाइनी कहा जाता है। अब वो ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर जो है इन असासों को असेस करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये देखेगा कि किस बंदे को इसने कितने पैसे देने हैं, और उसके हिसाब से परसेंटेजेस का अपने क्यूएम के अंदर पड़ा हुआ है कि इतने परसेंट इसको, इतने परसेंट इसको, तो वो देखेंगे कि इसके जो डेट है उसके अंदर से हो सकता है 50% इसने पर्सन ए को देना है, 25 कितने 30% इसने पर्सन बी को देना है और 20% इसने पर्सन सी को देना है। अब ये तो 1.5 लाख पे था, अब यही परसेंटेज वो उसके असासों पे लगाएंगे, 1 लाख के असासों पे, ठीक है। इसने पहले तो उसका 1.5 लाख पे 50% था, अब यहाँ पे वो 50% लगाएंगे 1 लाख के ऊपर, और 50,000 जो बनेगा वो उस इंसान को दे देगा जिसका पहले उसने शायद हो सकता है 75,000 उसका देना हो, ठीक है ना। अब उसको 50,000 मिल जाएंगे तो 25,000 उसको कम मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया है, ठीक है। उस बंदे को 75,000 मिलने थे, उस बंदे को अब मिल रहे हैं 25,000।
बाकी के जो कितने हैं 25,000 जो है उस पे अदालत कह देगी कि अब ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो भी अब इस बेचारे के पास कोई भी नया पैसा आता है वो भी ऑफिशियल असाइनी के पास चला जाएगा। ठीक है, जब तक इसकी डेट पूरी नहीं हो जाती। तो जब इस बंदे के पास कोई पैसा ही नहीं है, सारे का सारा पैसा इसके ऑफिशियल असाइनी को दे दिया गया है, तो ऐसे बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, वो कंसिडरेशन के अंदर आपको कुछ दे ही नहीं सकता। क्लियर होती है ये बात? ठीक हो गया। अच्छा, अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्रा। ये भी वैसे आई कैप, फिर आई कैप ही है। अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एट वॉर विद पाकिस्तान, द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। इमरान भाई आपके नरेंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त इमरान भाई और नरेंद्रा के मुल्क के दरमियान जंग है। इमरान भाई मैं कह सकता हूँ शायद अपने पाकिस्तान के लगते हैं, और नरेंद्रा मैं कह सकता हूँ किसी ऐसे मुल्क के लगते हैं जिसके साथ पाकिस्तान जंग की हालत में है। तो आप एक ऐसी कंट्री के सिटीज़न के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो जिसके साथ आप जंग की हालत में हैं। इंडिया भी हो सकता है, मतलब इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, यू नो, हैशटैग बीइंग इनोसेंट। उसके बाद एग्जाम्पल 22 पे आ जाती है। एग्जाम्पल क्लियर है मेरे ख्याल से? इस एग्जाम्पल इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकती एग्जाम्पल मेरे ख्याल से। चलें एग्जाम्पल 22 पे आ जाती हैं। एमिली अ डिप्लोमेट, ठीक है, डिप्लोमेट ये कितने हैं बाहर के लोग होते हैं जो हमारे इधर आते हैं। गॉट अ हाउस ऑन रेंट, रेंट का एग्रीमेंट होता है, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्रॉम मोमिन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री टू विच शी बिलोंग्स। एमिली है, मैं कह सकता हूँ हो सकता है कि ये बरतानिया से हो। उसने हमारे मोमिन भाई से एक घर किराए पे लिया है और डीड पे नाम अपने मुल्क का लिखवाया है। ठीक है, और उसने कह दिया कि ये अपने मुल्क की तरफ से ये घर किराए पे ले रही है और मुल्क ने पैसे नहीं दिए। ठीक है ना, ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं आप में से कोई जाके रेंट पे रहना शुरू कर दे किसी के कहते हैं घर पे और कहे कि पैसे मावज देगा और मावज पैसे ही ना दे। ठीक है ना, उसने घर, एमिली ने एक घर किराए पे लिया है मोमिन से अपने मुल्क के बिहाफ पे कि मुल्क पैसे देगा, मेरा मुल्क पैसे देगा, और उसके मुल्क ने पैसे ही नहीं दिए। ठीक है ना, मोमिन ने अब कितने केस कर दिया है एमिली के ऊपर कि वो मेरा किराया दे। क्या वो केस कर सकता है एमिली के ऊपर? नहीं कर सकता, वो बेचारा मजबूर है। ठीक है ना, अनलेस एमिली जाए अदालत में और जाके कहे कि हाँ मैंने इससे कितने रेंट पे कर लिया था और मैंने पैसे नहीं दिए, मैं ख़ुद को अदालत के हवाले करती हूँ और मैं पैसे देती हूँ। लेकिन एमिलीज़ जो हैं मोस्टली वो ऐसा नहीं करती होती। चलें, ये एग्जांपल क्लियर है, एग्जांपल 22। अगर एमिली कंट्री के बिहाफ में ना कहे, वो इतना ही कह दे कि कहते हैं एमिली कंट्री के बिहाफ पे अगर नहीं कहती, वो कह देती है कि मेरी कंट्री पैसे नहीं देगी, मैं पैसे दूंगी, तब भी अगर वो पैसे नहीं देती तब भी मोमिन उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके ऊपर तो केस हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, बल्कि खुद ही अमाउंट अपने पास रख कितने हैं पास से दे, अपने पास से अगर दे तब तो मसला ही कोई नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर वो पैसे नहीं देती, अपने पास से भी नहीं देती, तब भी इसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। एक होते हैं विजिटर, इनके साथ में ये डिप्लोमेट है। ठीक है ना, ये डिप्लोमेट होते हैं बाहर के मुल्क के जो कहते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है ना, दे ही ना, इसीलिए तो कहते हैं दुआ, इसीलिए आपके कहते हैं वो एक्ट ने मना किया है कि इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें। ठीक है ना, आपको ही नुकसान होगा, इसलिए सेकंड पॉइंट में उन्होंने यही किया कि इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। इसी तरह के लोग होते हैं। ठीक है ना, और ये जब बाहर के मुल्क की बात आती है तब हमारी अदालतें और हमारे बड़े बड़े लोग भी झुक जाते हैं।
तो इसलिए इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर ये अमाउंट अपने पास से भी नहीं देती, ठीक है ना, तब भी इसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन लोगों को, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम, अब देखें यहाँ पे ये डिप्लोमेट है, ये गवर्नमेंट की मुलाजिम है, ठीक है ना। अगर तो कोई बंदा ऐसा आए जो कि गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, अब यहाँ पे बात हो रही है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। अगर एक बंदा खुद से आया है, मतलब विजिट वीज़ा पे आया है या परमानेंट वीज़ा पे इंडिविजुअली आया है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। ये बात होती है उन लोगों की जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उन लोगों के साथ मना किया गया कॉन्ट्रैक्ट करने का जो आपकी गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये बात क्लियर होती है? यस, वो गवर्नमेंट से रिलेट करती है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 23 पे आ जाते हैं। वाजिद बीइंग इम्प्रिजनमेंट, कितने हैं, ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था कि इम्प्रिजनमेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। उसके बाद एग्जाम्पल 24, वाजिद एन इनसॉल्वेंट प्रोमिसेस टू सेल हिज कार। एक बंदा इनसॉल्वेंट है तो उसके सारे असासे कहाँ हैं? ऑफिशियल असाइनी के पास। इसके पास तो अपनी गाड़ी भी कोई नहीं है, तो ये पता नहीं किसकी गाड़ी बेच रहे हैं, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हैं? गुड। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बल्कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। किसी को समझ नहीं आती, कल कितने हैं, असल में बात ये है कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। हमने इंशाल्लाह इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप ऐसा करें, ये क्वेश्चन आप लोग करें और कल की क्लास शुरू होने से पहले प्लीज़ कर लीजिएगा। नहीं समझ आती तो क्लास से पहले ही आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और ये आंसर क्यों है और मुझे समझ नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें आप कल की क्लास से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। सिलेबस हम कितने कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। चलिए अब आते हैं कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। किस किस को याद है कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक हम औखी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, जब जो प्रोमिसर है उसकी ख्वाहिश पे, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकती है या प्रोमिसी के बिहाफ पे किसी और की तरफ से भी हो सकती है। हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। अब यहाँ पे आपने टेंसेस की गेम है सारी। हैज़ डन पास्ट टेंस, ठीक है ना, कर चुके हैं या किसी चीज़ से बच चुके हैं। डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट टेंस है, करते हैं या किसी काम से रुकते हैं। और प्रोमिसेस टू डू, करने का वादा करते हैं, ये फ्यूचर टेंस है, या किसी चीज़ से रुकने का वादा करते हैं, ठीक है। समथिंग, वो जो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो पास्ट प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उसमें आपका हैज़ डन, डूइंग या डज या डू, ये सारी चीज़ें ये एक्ट्स हैं। और एब्सटेन्ड, एब्सटेनेंस और एब्सटेन, ये सारी चीज़ें रुकने वाली हैं। तो ये एक्ट, ये काम करना या काम से रुकना, या प्रॉमिस, ये फ्यूचर टेंस के अंदर तो प्रॉमिस ही है ना, उसका अभी का काम हुआ ही नहीं है, तो ये प्रॉमिस, ये क्या कहलाएगा? ये कंसिडरेशन कहलाएगी, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिस द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कर लिया है या कितने किसी काम से रुक गया है। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कर रहा है, करता है या किसी काम से रुकता है। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या वादा करता है कि वह कोई काम करेगा या किसी काम से रुकेगा। तो ये काम करना या उस काम से रुकना, या उस काम को करने या रुकने का जो वादा है,
वो आपकी कंसिडरेशन कहलाएगी। क्लियर होती है बात, क्या कहना चाह रहे वो? चलिए, बस नाइला को समझ आ गई, इसका मतलब है सबको समझ आ गई है। मेरे ख्याल से इस वक्त क्लास में सिर्फ 3 बच्चे बैठे हुए हैं। दी एनालिसिस ऑफ दी अबव, अब इतनी कॉम्प्लेक्स उन्होंने डेफिनेशन बना दी है, वो कहते हैं कि इस डेफिनेशन को कुछ पॉइंट्स के अंदर बता दिया उन्होंने। कंसिडरेशन क्या हो सकती है, यहाँ पे हमने पढ़ा है एक्ट, एब्सटेनेंस या प्रॉमिस। वही चीज़ उन्होंने नीचे बता दी है कि कोई चीज़ करना, एक्ट, एब्सटेनेंस या फॉरबिडेंस, या किसी काम से रुक जाना, या प्रॉमिस। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें कंसिडरेशन में आ जाती हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है ना। जी मुकद्दस ने हाथ खड़ा किया है। मुकद्दस आप कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं? गेस नॉट। अच्छा, द कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि इट मस्ट बी ऑन द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। मैं अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं आपको कहते हैं प्रपोजल देता हूँ कि मैं आपसे लैपटॉप ख़रीदूँगा, ये भी मेरी डिज़ायर है कि लैपटॉप ख़रीदूँगा मैं आपसे, और मैं आपको 25,000 रुपये दूँगा, ये भी मेरी डिज़ायर है कि मैं आपको 25,000 रुपये दूँगा। ठीक है ना। अगर इसके अंदर कोई तालमेल आप करते हैं, कोई तरमीम करते हैं इस चीज़ के अंदर, तो आप प्रॉमिसर बन जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, दोनों पार्टीज़ की कंसिडरेशन जो है, ये कौन सेट करता है? प्रॉमिसर सेट करता है। ये चीज़ क्लियर होती है? सर कंसिडरेशन तो प्रॉमिसर भी करता है और प्रॉमिसी भी, एग्जैक्टली ये दोनों कितने, दोनों तरफ से कंसिडरेशंस होती हैं। प्रॉमिसर की भी कंसिडरेशन होती है, प्रॉमिसी की भी कंसिडरेशन होती है, लेकिन इसको सेट कौन करता है? प्रॉमिसर क्या देगा और प्रॉमिसी क्या देगा, ये दोनों चीज़ें प्रॉमिसर सेट करता है। उसके बाद कंसिडरेशन में बी फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये जो हमने इधर भी पढ़ा था, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि मैं आपसे लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ 25,000 का। वो लैपटॉप अब आप भी दे सकती हैं, वो लैपटॉप आपका कोई भाई बहन भी दे सकते हैं। ठीक है ना। आपकी या किसी और पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। और कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो मेरे ख्याल से आपको बता दिया हुआ मैंने कि हैज़ डन पास्ट टेंस, डू कितने हैं, डज और स्टेन्स ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रोमिसेस टू डू फ्यूचर, तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक डेफिनेशन के अंदर कोई इशू, कोई मसला? एनी अदर पर्सन में कौन, कोई भी आ सकता है। मतलब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि कितने हैं, मैं आपको लैपटॉप बेचूंगा, आप मुझे 25,000 रुपये दोगी। ठीक है ना। वो 25,000 आप भी दे सकती है, वो 25,000 कोई और भी दे सकता है। मुझे 25,000 से गर्ज है, मैंने लैपटॉप आपको पकड़ाना है, मुझे 25,000 कोई भी दे दे। ठीक है ना, मुझे मेरे लिए चलेगा। अब वो कोई भी आपकी कंसेंट पे होगा, ये नहीं कि कोई भी कहते हैं उठ के देना शुरू कर दे। आप किसी को असाइन करती हो कि इससे 25,000 रुपये ले ले मेरी तरफ से, तो मैं उससे जाके लूँगा। ये नहीं है कि कोई भी बंदा कि मैं कितने हैं किसी अननोन पर्सन को जाके कहना शुरू कर दूँ कि हाँ भी 25,000 रुपये दो, ये नहीं है। आप किसी को रेफ़र कर दोगी, मैं उससे जाके 25,000 रुपये ले लूँगा, तो ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। पहले एडिशन पॉइंट्स कर लेते हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बल्कि शुरू कर लेते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 25, आज़म प्रॉमिसेस टू कितना प्रॉमिसेस बाबर टू गारंटी पे। है यहाँ पे इन्होंने बहुत गलत तरतीब के साथ एग्जाम्पल्स भी दिए। अब हमने गारंटी तो पढ़ी ही नहीं पहले, खैर देख लेते हैं। आज़म प्रॉमिसेस बाबर टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स विच बाबर सेल्स ऑन क्रेडिट टू मिसबा। ये एग्जाम्पल जो है ये हम अभी नहीं कर रहे। जिस वक्त हम इंडेमनिटी और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उस वक्त हम पढ़ेंगे। इस वक्त ये चीज़ थोड़ी सी कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है,
ठीक है। बेसिकली ये होता है कि मैं कितने हैं, मैंने लेट से दुआ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि कहते हैं मैं आपको लैपटॉप दूंगा, आप मुझे 25,000 रुपये दोगी, ठीक है। और साथ ही नाइला ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि अगर दुआ पैसे नहीं देगी तो मैं पैसे दे दूंगी। तो वो नाइला इस वक्त गारंटी दे रही हैं दुआ की। खैर इसको हम इंशाल्लाह बाद में किसी वक्त पढ़ेंगे। अदील आस्क्स हबीब नॉट टू सू अरसलान फॉर अ ईयर फॉर हिज डेट्स एंड प्रोमिसेस इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ अरसलान अदील वुड बी लायबल। मुझे नहीं समझ आती इन्होंने गारंटी से पहले ऐसी एग्जांपल किस लिए दी हैं, लेकिन इनको करने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधा इस पे आ जाते हैं। अमीर प्रोमिसेस टू डिलीवर आईफोन टू बुरहान एंड बुरहान प्रोमिसेस टू पे 85,000। दोनों तरफ की कॉन्सिडरेशन क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। अमीर की कॉन्सिडरेशन आईफोन है और बुरहान की कॉन्सिडरेशन 85,000 है, ठीक है। हेयर द कंसिडरेशन फॉर अमीर विल बी कितने, वही चीज़ उसने बता दी है कि कितने 85,000 अमीर के लिए कंसिडरेशन है और अमीर की कंसिडरेशन आईफोन है। तो बुरहान के लिए कंसिडरेशन क्या है, आईफोन, डिलीवरी ऑफ आईफोन। क्लियर है, गुड। उसके बाद अदील सेव्स अरसलान्स गुड फ्रॉम कितने फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड, ठीक है ना। अब अदील जो है उसने अरसलान की जो गुड्स हैं उनको आग लगने से बचा लिया है उसके कहे बगैर। अब यहाँ पे अदील कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम हिज सर्विस ऑफ कंसिडरेशन वॉज नॉट मूव फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। क्या अरसलान की जो गुड्स बचाई हैं, क्या अरसलान ने इस चीज़ की रजामंदी दी थी कि मेरी गुड्स को बचाए कोई? नहीं। अपने पहली लफ्ज़ में पढ़ा था व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, यहाँ पे डिज़ायर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंसिडरेशन भी नहीं है और कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं आरिफ ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर हुमैरा विद अ डिस्क्रेशन दैट हुमैरा शुड पे नुमान एनुटी, ठीक है ना। अब आरिफ ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो हुमैरा को दी है और वो इस शर्त पे दी है कि हुमैरा जो है वो सालाना कुछ पैसे नुमान को देगी। On the same day, Humaira executed a deed in writing in favor of Numan and agreed thereby to pay annuity, ठीक है। उसी दिन फिर हुमैरा ने नुमान के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ठीक है ना। लेटर हुमैरा रिफ्यूज्ड टू पे एन्युटी, ठीक है ना। लेकिन हुमैरा ने इस चीज़ को फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसे नहीं दे रही नुमान को। क्यों नहीं दे रही पैसे नुमान को? क्योंकि नुमान की तरफ से कुछ नहीं आया। Here Numan is entitled to maintain suit because a consideration not necessarily moved from promisee। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्रोमिसर खुद देता है लेकिन प्रोमिसी ज़रूरी नहीं है कि वो खुद दे। आरिफ जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है कितने हुमैरा को और उसने प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है ना। अब हुमैरा ने जो कंसिडरेशन देनी है, जो कि उसने पैसे देने हैं, वो आरिफ को दे सकती है, ठीक है ना। वो नुमान को भी उसने जो कितने उस अब कितने कंसिडरेशन जो आरिफ के लिए थी वो ये थी कि हुमैरा नुमान को पैसे दे। अब इसने जो पैसे देने हैं वो किसी और को दे सकती है। यहाँ नुमान, हमने कहा था प्रोमिसी के लिए कितने हैं ज़रूरी नहीं है कि वो कितने हैं वही बंदा हो कंसिडरेशन देने वाला भी। एनी अदर पर्सन की बात की थी, यहाँ पे एनी अदर पर्सन नुमान है, ठीक है। और वो इस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड है कि उसको पैसे दिए जाएं, क्योंकि प्रॉमिसर कहते हैं एक हो सकता है, प्रॉमिसी जो है उसकी जगह कोई अदर पर्सन आ सकता है। ये चीज़ क्लियर होती है। और ये मैं आपको बता दूं, ये टफेस्ट सिनारियो है। अगर आपका थर्ड पार्टी की बारे में बात आती है ना, तो ये अभी तक का टफेस्ट सिनारियो है कि अच्छा आपको बात क्लियर नहीं हुई। चलें मैं आपको ज़रा दोबारा इस चीज़ को थोड़ा सा कहते हैं आसान करके बताता हूँ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट का था, आसिफ कितने आरिफ ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी हुमैरा को दे दी है, ठीक है। आरिफ ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हुमैरा विद अ डिस्क्रेशन। अब यहाँ पे प्रोमिसर कौन है? आरिफ। प्रोमिसी कौन है? हुमैरा। विद अ डिस्क्रेशन के हुमैरा पैसे देगी नुमान को,
ठीक है ना, ये चीज़ मिक्सअप हो रही है आई नो, लेकिन कोशिश करते हैं इसको कितने की इस दफ़ा क्लियर हो जाए। अब आरिफ प्रोमिसर है और हुमैरा प्रोमिसी है, विद अ डिस्क्रिप्शन विद अ डायरेक्शन कि उसको ये कंडीशन दी गई है कि हुमैरा नुमान को एन्युटी देगी। ठीक है, अब यहाँ तक बात जो है हम इसको उस कितने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। आरिफ प्रोमिसर है तो क्या वो हुमैरा पे कंडीशन लगा सकता है? ज़ैनब, आमना, क्या हो गया है? प्रोमिसर कंडीशन लगा सकता है, प्रोमिसी कंडीशन नहीं लगा सकता। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है, अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही हो, एन्युटी किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छा, ऑन द सेम डे हुमैरा एग्जीक्यूटेड अ डीड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ नुमान एंड एग्रीड देयर बाय टू पे दी एन्युटी। ठीक है, उसी दिन, मतलब कितने आरिफ ने ये कंडीशन दी थी कि नुमान को पेमेंट करनी है, तो उस दिन उसने नुमान के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो उसको एन्युटी देगी, उसको सालाना पैसे दिया करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आरिफ ने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो। लेटर हुमैरा रिफ्यूज़ड, अब ये जो कि तो प्रॉमिसी थी, इसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं जो है ना एन्युटी नुमान को नहीं दूंगी, इसलिए कि नुमान ने कोई कंसिडरेशन नहीं दी। ठीक है ना, नुमान ने अब कंसिडरेशन नहीं दी, इसलिए हुमैरा कहती है कि मैंने उसको एनुअल पेमेंट भी नहीं करनी। अब आगे वो क्या कहते हैं, नुमान इज़ इंटाइटल्ड टू मेंटेन सूट। यहाँ पे नुमान जो है, ये मेंटेन सूट का मतलब है कि वो पैसे लेने का हकदार है, बिकॉज द कंसिडरेशन नॉट नेसेसरली मूव फ्रॉम प्रोमिसी, इट मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन बाय कितने आरिफ इन दिस केस। अब यहाँ पे जो पैसे हैं, जो नुमान को पैसे दिए जा रहे हैं, वो किसकी तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं? देखें, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था हुमैरा को वो कितने अपनी देता कितने प्रॉपर्टी, और हुमैरा से ले लेता पैसे, और वो पैसे दे देता नुमान को डायरेक्टली। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है, उसने पैसे खुद नहीं लिए, उसने पैसे किसी और को पकड़ा दिए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब इसकी आरिफ की डायरेक्शन ये थी कि आरिफ के पैसे जो हैं ये नुमान को दे दिए जाएं, तो ये आरिफ की कंसिडरेशन है, जो उसको पैसे दिए जा रहे हैं वो नुमान को मिले। वो पैसे तो दिए जाएंगे, लेकिन अब वो पैसे किसे दिए जा रहे हैं? नुमान को दिए जा रहे हैं, और ये ऐसा समझा जा रहा है जैसे ये पैसे आरिफ की तरफ से ही मिल रहे हैं उसे। अगर ये सिनारियो आपको समझ आ गया तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सिनारियो काफ़ी टफ था। एग्जाम्पल 30 पे आ जाती हैं। अकरम रेंडर सम सर्विसेज, रेंडर मतलब देना, कुछ सर्विसेज देता है वसीम को इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में अकरम कुछ सर्विसेज देता है वसीम को। इन सितंबर वसीम प्रोमिसेस टू कॉम्पनसेट अकरम एन अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर द सर्विसेज ही रेंडर्ड टू हिम ऑन इन द पास्ट। मुझे नहीं समझ आती कि आई कैप ने ये क्या किया इस किताब के अंदर, लेकिन ये पॉइंट पहले समझाने की बजाय उन्होंने सीधा सीधा एग्जाम्पल में डाल दिया। खैर, इस चीज़ को मैं कहते हैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से नीचे दिया भी हुआ है ये पॉइंट। हाँ, ये 2.2.3 एक्सेप्शन प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये पॉइंट उन्होंने बाद में दिया है, लेकिन इसकी जो एग्जाम्पल है वो उन्होंने पहले दे दी है। आप क्या कहते हैं, पहले पॉइंट्स पढ़ लें कि पहले हम एग्जाम्पल्स ही पढ़ें? पहले पॉइंट्स पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, पॉइंट कर लेना चाहिए। ठीक है, सारे करें पॉइंट कर लेना चाहिए, तो पॉइंट्स कर लेते हैं। एडिशनल पॉइंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले, द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स आर रेलिवेंट, द कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है भाई,
अब यहाँ पे बात आती है कि कंसिडरेशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए विच द प्रोमिसर इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। मुझे ये बताएं कि फायर ब्रिगेड का काम क्या है। आग बुझाना काम है, ठीक है ना। अब जिस अदारे का काम आग बुझाना है, और मुझे ज़रा ये भी चीज़ शायद आपको पता हो, ये चीज़ गवर्नमेंट फंडेड होती है, ठीक है ना। अब ये चीज़ गवर्नमेंट फंडेड है, एक अदारा जिसका काम आग बुझाना है। अब आपके घर आग लगी है, अल्लाह ना करे किसी जगह आग लगी है, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, उससे कहते हैं कि आके आग बुझा दें, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट की तरफ से जिसको इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि वो जाके आग बुझाए, क्या वो आपसे इस चीज़ के पैसे मांग सकते हैं कि पैसे ना दिए तो मैं आग नहीं बुझाऊंगा? नहीं, उनका काम ही ये है कि वो आग बुझाएं। तो अब वो इस चीज़ के पैसे नहीं ले सकते, इस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते। वो ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे घर आग बुझा देता हूँ, तुम मेरे घर आग बुझा दो। ऐसी चीज़ नहीं कर सकते वो। उनका काम आग बुझाना है, तो वो एक चीज़ जिसके लिए वो पहले ही बाउंड हैं, उसके पैसे नहीं ले सकते। बिकॉज अ प्रॉमिस टू डू वट अ प्रॉमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू एड्स नथिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मेरी क्लास में एक बच्चा इनरोल्ड है। अब मेरी क्लास में वो इनरोल्ड है, ठीक है ना, और मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उसे ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे पढ़ाने के पैसे दो। क्यों? भाई वो इनरोल्ड है पहले ही, ठीक है ना, वो कुछ करके इनरोल हुआ है। मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये पढ़ाने का हुक्म जो है वो कॉलेज वालों ने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम मुझे पैसे दो, तो अगर वो मुझे पैसे नहीं देता तब भी मुझे तो कॉलेज वालों ने कहा हुआ है कि तुम पढ़ाओ। मैं तो उसमें इतने इस बारे में मेरी अपनी तो कोई राय है ही नहीं, अपना तो कोई डिसीजन है ही नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि कॉलेज वालों ने इस चीज़ का बाइंड किया हुआ है मुझे कि मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर कंसिडरेशन वन साइडेड हो जाएगी कि वो मुझे पैसे दे रहा है पढ़ाने के और मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाना तो मैंने था, अगर वो मुझे पैसे ना भी देता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर होती है बात? चले, उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें और मैं आपकी ज़िंदगी को हसीन बना दूंगा। ज़िंदगी को हसीन बनाने का कोई यूनिट है, कोई तरीका कि हम मेजर कर सकें कि ज़िंदगी किस तरीके से हसीन होती है? कुछ लोग 2-2 लाख रुपए लेके टीचिंग करते हुए उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता, कुछ लोग फ्री कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का कोई यूनिट नहीं होता कि आप कितने ज़िंदगी कैसे हसीन बनाएं। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। पता नहीं वो बंदा मेरे कितने एक्ट से खुश हो के ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी रियल। मैं अगर उससे 1 लाख रुपए लेता हूँ तो मैं उसे ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक गाड़ी दूंगा। हो सकता है कि मैं उसे जो गाड़ी दूँ उससे वो बहुत खुश हो जाए, ठीक है ना, लेकिन मैं उसे ये नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, कितने तो मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं उसे गाड़ी दे सकता हूँ, मैं उसे कोई मटेरियल चीज़ दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसे कोई इल्यूजरी, कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं दे सकता जिसको आप लोग मैयर ना कर सकें, ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकता। क्लियर है? चले, हम आ जाते हैं नीचे एग्रीमेंट विदाउट, बल्कि इसको छोड़ देते हैं, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ठीक है। हमने कल का दिन, हमारे पास कल जुम्मा है, कल जुम्मा है और कल हमने ये सारा करना है। हम पहले
ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2.5 का, वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक्चुअली 5 मिनट है, उसके बाद हमने क्लास को वाइंड अप करना है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ। कल हमने ये कितने चैप्टर कंप्लीट करना है, सैटरडे को हम इसके पास पेपर्स करेंगे और मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं। वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज़ पार्टली लॉफुल। ऑब्जेक्ट होता है वो चीज़ जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपसे ख़रीदूँगा, लैपटॉप ख़रीदूँगा। क्या लैपटॉप की ख़रीदो फ़रोख्त। अब ये ऑब्जेक्ट जो इसका कितने कॉन्ट्रैक्ट का है, ये लैपटॉप की ख़रीदो फ़रोख्त है, ठीक है ना। तो क्या लैपटॉप की ख़रीदो फ़रोख्त ये जायज़ चीज़ है? ऑफ कोर्स ये जायज़ चीज़ है। मैं अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकें ज़रा, आपको एक फ़ीडबैक कि एक्सेल की फ़ाइल सबको क्लियरली नज़र आ रही है? तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ बात होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर 2 हैं, पार्टीज इसके अंदर ए और बी हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए कहता है कि मैं क्या दूंगा, 10 किलो शुगर, ठीक है, 10 किलो शुगर देगा। और इस 10 किलो शुगर की प्राइस क्या रखी जाए? मुझे नहीं पता एक्चुअली चीनी की क्या प्राइस है। क्या प्राइस है चीनी की आजकल, किसी को पता होगा? आई थिंक 95 93 इस तरह चल रही थी शायद, 100 रुपये। चलो ऐसा कर लेते हैं, हम इसको 1000 कर लेते हैं, ठीक है। 1000 पे 10 किलो चीनी, 1000 पे 95 शायद, चलो 100 रुपये कर लेते हैं। 10 किलो शुगर है, उसकी प्राइस 1000, 10 में कितने 1000 बता दी। और उसके बाद इसी कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है कि 10 ग्राम कोकेन। मुझे एक्चुअली कोकेन के स्पेलिंग नहीं आते, तो हम यहाँ पे वीड लिख देते हैं। कभी कोकेन सर्च नहीं किया इसलिए मुझे कोकेन के स्पेलिंग नहीं आते, तो 10 ग्राम वीड कर लेते हैं, बल्कि हाँ कोकेन की स्पेलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब किसी को ये पता है कि कोकेन कितने की आती है, कोकेन की क्या प्राइस है? $10 लाख। चलें, 10 ग्राम कोकेन की 10 लाख प्राइस होगी, 1000 पर ग्राम। अच्छा, इमेजिनरी है। चलें हम कितने थोड़ी सी कम करते हैं, हम 10,000 कर लेते हैं। 10 ग्राम कोकेन की वैल्यू 10,000 हमने लगा दी, तो ठीक है। चलें, अब हमने ये 2 ऑब्जेक्ट थे, हमने इन दोनों की प्राइस को डिफरेंशिएट कर लिया। यस, तो अगर ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनको बाइफरकेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 10 किलो शुगर की वैल्यू 1000 है, 10 ग्राम की वैल्यू कितने कोकेन की वैल्यू जो है ये कितने हैं 10,000 है। तो अगर हम कहते हैं, अब ये देखें कोकेन की कितने हैं जो ऑब्जेक्ट है, ये लीगल है, ये इजाज़त है इसको करने की? नहीं। तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये वॉइड कहलाएगा। और मज़े की बात है कि यहाँ पे इसको अलग किया जा सकता है, तो हम इसको अलग कर देते हैं। तो हम अगर इस हिस्से को ख़त्म कर दें तो हमारे पास एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
बन जाता है। बच्चों जी, बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है जी। हमने अब वो जो ये कितने हैं बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि 10 किलो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो था इसके अंदर से 10 ग्राम कोकेन वाला वो निकाल दिया। तो अब बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट बचता है क्या वो लीगली वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ से? यस। तो हमने देखा कि पार्टली जो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा जिसका ऑब्जेक्ट हमारा था, ऑब्जेक्ट हमारा अब उसमें ये था 10 ग्राम कोकेन था, वो हमारा इलीगल था तो हमने उसको निकाल दिया। पार्टली हमारा लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इलीगल था, हमने उस इलीगल पार्ट को निकाल दिया तो बाकी हमारे पास एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे होता कि हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें भी उड़ जाती हैं। हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है 11,000 का और उसके अंदर ही 10 किलो शुगर भी है, उसके अंदर ही 10 ग्राम कोकेन भी है, तो क्या अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? अब हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो मजबूरन ये 10 किलो चीनी वाला और कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करना पड़ेगा हमें। अब आपको पता लग गया, अगर हम पार्टली इलीगल चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर सकें तो हम उसको अलग कर देंगे और बाकी कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल होगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर हम उसको अलग नहीं कर सकते तब आपका वो वाला कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा जो लीगल था वो भी वॉइड कहलाएगा, बिकॉज हम आपको उसको अलग नहीं कर सकते। अब किताब की तरफ आ जाते हैं कि किताब इसको किस तरीके से लिखती है। किताब इसको इस चीज़ की तरफ से लिखती है, इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज़ लॉफुल। सिंगल कंसिडरेशन, ठीक है, हमने अलग अलग कंसिडरेशन निकाली थी, उसके अंदर से एक अनलॉफुल है। इफ़ एनी पार्ट और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द एग्रीमेंट इज़ वॉइड इफ़ एनी सिंगल कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल। तो सिंगल कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल होगी तो वो वाली कंसिडरेशन हम निकाल देंगे और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो जाएगा। इफ़ एनी वन पार्ट, ये पार्ट हमने देखा था कि पहले हम 10 किलो शुगर को अलग कर सकते थे, हमने उसको अलग कर दिया तो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो गया और वो 10 ग्राम को केन वाला पार्ट जो था ये अनलॉफुल था तो हमने इसको निकाल दिया। अगर दोनों ही नहीं हो सकते, अलग अलग हो ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहला कितने हैं डिक्लेयर कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर है? चलें, गुड हो गया। अब आज का आपका काम है कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को पूरा करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका कौन सा? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का। और जितना हमने आज पढ़ा है, हमने आज कितना पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि साउंड माइंड फॉर पर्पस 1.2.4 पढ़ा है हमने, फिर 1.2.5 डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ ये पढ़ा है। उसके बाद हम नीचे आगे कंसिडरेशन पे हमने 2.1 डेफिनेशन पढ़ी है इसकी। डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमने इसके एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ा है और एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ने के बाद यहाँ पे बेसिक रूल, एक्सेप्शन, ये चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। बेसिक रूल तो यही है ना कि दोनों तरफ से कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इसके एक्सेप्शंस हमने छोड़ दी हैं और एक्सेप्शंस के बाद हम सीधा चले गए हैं 2.5 वेयर द कंसिडरेशन या उसका ऑब्जेक्ट इज़ पार्टली अनलॉफुल। ये हमने पढ़ा है। जितना हमने आज पढ़ा है, आपका काम ये है कि आपने इसको तैयार करना है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है। और अगर कोई इशू आता है तो आपने बेशक क्लास से पहले ही मुझे कह देना है कि माविद भाई
ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह आपको उस वक्त भी समझा दूंगा। कल हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो कल हमने क्या करना है, फिर हमने इसके एडिशनल पॉइंट्स के बाद बेसिक रूल 2.2.1, फिर उसकी एक्सेप्शंस के नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होती है, प्रॉमिस टू कॉन्सेप्ट कितने कॉम्पनसेट पास्ट वॉलंटरी इवेंट्स क्या होती हैं, एक्सेप्शन टाइम बार डेट की क्या होती है, कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है, एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन ये क्या होता है, और ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल, ये पढ़ना है। और उसके बाद हमने चैप्टर को ख़त्म कर देना है। और इंशाल्लाह कल हमारा फ्राइडे है, तो सैटरडे को हमने इसके पास पेपर्स के क्वेश्चन करने हैं, और इंशाल्लाह मंडे को आपका टेस्ट होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर इसको इस वक्त क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।